तो इसी वजह से जो है कैनेडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से जो है एग्रेसिवली अपनी कैंपेन्स रन कर रही है और डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कनाडा आएँ। तो अपने साथ जो है वो ज़ाहिर बात है तुम लोगों ने गर्म कपड़े ज़्यादा लाने, टी शर्टों में आओगे तो अम्मी अम्मी करते रहोगे, वो हर वक्त और अम्मी को याद करते रहोगे, बीमार पड़े हुए होगे। तुमने अपनी चाय भी खुद बनानी है, खाना भी खुद खाना है, पकाना भी है, एंड ग्रोसरी से खुद ही जाना है, खुद ही लेके आना है, छोटे भाई को नहीं भेजना उधर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है तुम लोग सब खैरियत से होगे। मेरा नाम फाजिल मलिक है एंड यू आर वाचिंग द न्यू एपिसोड ऑफ बकल अप। आज का टॉपिक इज़ बेसिकली इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो टू कनाडा। जो स्टूडेंट कनाडा जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आखिर तक देखना। और वीडियो को जो है वो जो नए हैं इस चैनल पे मैं पहले बोलूँगा कि उन्हें जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोबारा से आए हैं देखने के लिए वो जो हैं इस लाइक कर लें इस वीडियो को। अच्छा तो गाइज़ हम जो है वो बात करते हैं अबाउट द कनाडा के कनाडा में जो है वो किस तरीके से तुम लोग जो है वो वहाँ पे अपनी लाइफ को निकाल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो ऑन स्टूडेंट के स्टेटस पे रहते हुए। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टूडेंट पे तुम लोग ने जब कनाडा आ रहे हो तो 3 चीज़ों का अपने जहन में जो है वो ख्याल रखना, उस पर थोड़ी सी जो है वो रिसर्च करके आना। सबसे पहले जो है कनाडा में एंटर होने से पहले उसके प्रोविंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो है वहाँ का वेदर, और तीसरा इज़ दी इकॉनमी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने इन 3 चीज़ों पे इस वजह से बोला आपको क्योंकि यही आज का जो वीडियो के टॉपिक है। इन्हीं की 3 वजहों की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं प्रोविंसेस की। अच्छा जी, जो प्रोविंसेस हैं कनाडा के इज़ अबाउट 10 प्रोविंसेस इन कनाडा और 3 टेरिटरीज़ आती हैं। और जो कैपिटल है कनाडा का वो ओटावा है, जो कि ओंटारियो प्रोविंस में आता है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 40 मिलियन, जितनी समझ लो कि कराची की होगी। और जो एरिया है कनाडा का इज़ अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के तक, तो विच इज़ एक्चुअली इज़ अ ह्यूज कंट्री। सो इतना समझ लो कि जितना जो है 10 टाइम्स अगर पाकिस्तान बन जाए एक जगह, अगर जमा हो जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा जो है वो कनाडा है। तो इतनी बड़ी ज़मीन पे इतनी बड़ी जो है वो कंट्री में इतनी 40 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, तो ये इस एक्चुअली कहीं से उसको जस्टिफाई करती नहीं है। तो इसी वजह से जो है कैनेडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से जो है एग्रेसिवली अपनी कैंपेन्स रन कर रही है और डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कनाडा आएँ। तो उसका जो रीज़न वो ये है कि वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे जो है वो लोग जो हैं वो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा करने के लिए। अब ज़ाहिर बात है कि जब इतनी बड़ी कंट्री है तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है वो रियल इस्टेट में कनाडा की जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस में बूम आया है। और उसका रीज़न ये था कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे कनाडा में, वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कनाडा में रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी, और जिसकी वजह से देखते ही देखते जो है वो कुछ चंद ही सालों में
ये ज़्यादा मैं अरसे की बात नहीं कर रहा, पिछले 3 4 5 सालों में कनाडा की जो प्राइस में तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जो रियल इस्टेट है। तो ज़ाहिर बात है जब वहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी तो रेंट भी महंगा। तो इस वजह से जो है तुम लोग स्टूडेंट्स के स्टेटस पे आ रहोगे तो ज़ाहिर बात है अगर तुम लोगों जो है वो रेंट पे रहोगे तो तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ जो है वो रेंट ज़्यादा होगा और क्या तुम लोग अफोर्ड कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। सबसे ज़्यादा जो बूम है वो उन सिटीज़ में ज़्यादा आया है जहाँ जो बड़ी सिटीज़ थी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ओटावा की, टोरंटो की, वैंकूवर की, इन साइट्स पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो बड़ी है। और बाकी जैसे अगर कुछ जो अंडर डेवलपिंग प्रोविंसेस हैं या जो अभी बनने की पोजीशन में उस पर काफ़ी सारा काम चल रहा है और आबादी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पे जो अंडर डेवलपमेंट है तो कोशिश करो कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रेंट कम होगा और तुम लोग जो है वहाँ पे वो रेंट अफोर्ड करने में फिर भी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था गाइस एक तो वहाँ का जो अभी वहाँ पे जो रियल इस्टेट की प्राइसेस चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना वो नेक्स्ट जो चीज़ है वो समझने की वो है वहाँ पे उधर का वेदर। देखो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड एक्चुअली कनाडा में पड़ती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्नोइंग। तो ये तो तुम लोगों को आइडिया होगा ही। तो अपने साथ जो है वो ज़ाहिर बात है तुम लोगों ने गर्म कपड़े ज़्यादा लाने, टी शर्टों में आओगे तो अम्मी अम्मी करते रहोगे वो हर वक्त और अम्मी को याद करते रहोगे, बीमार पड़े हुए होगे। तो टी शर्ट में आने की, बिल्कुल टी शर्टें लाने की ज़रूरत नहीं है। उधर गर्म कपड़े अपने साथ लेके आओ और हर तरह के, चाहे वो हेड सर से लेके नीचे तक जो है वो तुम लोग गर्म कपड़े अपने तुम्हारे पास हों। अब दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊं कि यू हैव टू बी ऑन योर ओन। वहाँ पे कोई तुम लोगों की हेल्प करने नहीं आएगा। तुमने अपनी चाय भी खुद बनानी है, खाना भी खुद खाना है, पकाना भी है एंड ग्रोसरी से खुद ही जाना है, खुद ही लेके आना है। छोटे भाई को नहीं भेजना उधर, तो उधर कोई छोटा भाई होगा नहीं तुम्हारा, खुद ही लेके आनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो तुम अपने चीज़ों का ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तुम पिछले दिनों कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये निकाली थी कि जी पहले आप लोगों को 20 आवर्स इन अ वीक काम करने की परमिशन थी। अब वो बढ़ा के कैनेडियन गवर्नमेंट ने 40 आवर्स कर दिया है, लेकिन उससे तुम लोगों की स्टूडेंट लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी और वो चांसेस हैं कि तुम लोग जो है अपनी क्लासेस जो है वो मिस कर सकोगे, असाइनमेंट्स मिस करना शुरू कर दोगे। शुरू में तो कैनेडियन आपका जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो तो आपको जो है वो वार्निंग दे देगा, लेकिन अगर ये ऑन गोइंग रहा ये चीज़ तो वो फिर तुम लोगों के लिए जो है टर्मिनेशन का बायस बन सकता है और तुम्हें डिपोर्ट किया जा सकता है कनाडा से, और फिर कभी तुम कनाडा में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा जो है वो कि हर वक्त तुम लोग जो है वो काम में लग जाओ कि जी फुल टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। शुरू में अच्छा लगता है सब चीज़ें, लेकिन जब एजुकेशन नहीं लोगे तो उसके बाद स्टेटस तुम्हारा चूँकि स्टूडेंट पे होगा तो कैनेडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रही होती है और ये तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। और मैं उन बच्चों को जो बिल्कुल ही बर्गर बच्चे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि जी उन लोगों का कनाडा में कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ड्राइवर जाएगा आपका कोई ग्रोसरी लेने, ना ही जो है वो आपके साथ कोई गनमैन्स होंगे जो कि आपको क्या कहते हैं प्रोटोकॉल दें। तो ऐसा जो है वो यहाँ पे कोई सीन नहीं होने वाला। आपने ही खुद जो दरवाज़े के बाहर बर्फ़ जमी पड़ी हुई होती है वो आपने खुद उठानी होती है।
अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपका वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होगा वो आपको वहाँ से किक आउट कर देगा कि आप लोग मेरे घर की सफाई नहीं रख रहे। तो ये भी उधर सीन होता है। तो ये जो है वो तुम अपने जहन में रख लेना। मम्मी अम्मी उधर जो है तुम अम्मी को याद करते रहोगे अगर इस तरह की चीज़ ज़रा सी भी तुम लोगों ने जो है वो की अपनी जो है वो सोच इस तरह की रखी तो, और ये कहोगे कि आप लोगों ने मुझे किस प्रॉब्लम में डाल दिया। तो जैसा मैंने बोला कि उधर बगैर बच्चों का कोई काम नहीं है। अपने जो है वो जो सिलसिला रखना है वो ये रखना है कि अपने साथ जो है वो इतने पैसे लेके आने हैं कि तुम्हारा एटलीस्ट 6 महीने तक तुम लोगों का गुजारा हो जाए। इतने पैसे ज़रूर लेके आना। मैं तुम्हें टोटल एक्सपेंडिचर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से तुम्हारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉमन है और कितने पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। देखो जी 12 से 15,000 डॉलर तो तुम्हारा सीधा सीधा खर्चा बनता है सेमेस्टर की फ़ीस का। उसके अलावा तुम 1500 से 2000 डॉलर तुम लगा लो अपना एयर फेयर वन वे का। ये मैं सब कैनेडियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1500 से 2000 डॉलर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग एंड टू द लोकेशन टू वेयर यू आर गोइंग। तो ये तकरीबन तुम्हारा इतना एयर फेयर बन जाएगा। अब जो है वो इसके अलावा तुम्हारा रह गया वहाँ का जाहिर बात है अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे। खाली हाथ तो जाओगे नहीं। 6 महीने का गुजारा करना है तो कम से कम अगर कुछ नहीं तो 5 से 6 हज़ार डॉलर जो है अपने जहन में रखना कि इतने तो मैंने लेके जाने ही जाने। और बाकी रह गया एडवांस बुकिंग। जहाँ पे तुम जाओगे उधर रहाइश तुम्हें एडवांस में महीने भर की तकरीबन लेनी पड़ेगी। 15 दिन 20 दिन 25। एक्चुअली ये सारा डिपेंड ये करता है कि तुम्हें कितनी जल्दी तुम एक बेहतर लोकेशन में तुम्हें दूसरी ले लेते हो। तो ये उस पर सारा डिपेंड करता है। तो उसके लिए तुम जो है वो एयरबीएनबी या अगर वहाँ पे चाचा मामी वगैरह रह रहे हैं तो वो भी अगर तुम्हें रख लेते हैं वहाँ पे फॉर अ टाइम बीइंग सही है तो अच्छी बात है। वरना फिर ये है कि यू हैव टू सर्च अ प्लेस। एयरबीएनबी पे जो है तुम लोग चेक कर सकते हो वहाँ की वेबसाइट से कोई भी जो नियरेस्ट लोकेशन है तुम वहाँ तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से करीब। तो वो देखो यार तुम लोगों ने जो है ना वो बड़ा स्मार्टली जो है ना ये चीज़ सेलेक्ट करनी है जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह प्राइस वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसी से हिसाब से देखना। अगर तुम्हारे पास पैसों का मसला नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो तुम लोग कहीं भी रह लो। लेकिन अगर तुम लोग एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जा रहे हो सही है तो फिर जो है वो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मम्मी डैडी का पैसा ज़ाया नहीं करना क्योंकि वो जो है बड़ी मेहनत से कमाते हैं। और ये है कि अपनी जो है वो लाइफ को कोशिश करना कि जिस मकसद के लिए जा रहे हो उसी मकसद को पहले पूरा हो। नौकरियां वगैरह उधर मिल जाएंगी। एक दफ़ा तुम परमानेंट रेजिडेंसी के स्टेटस पे अगर तुम लोग आ गए, जो कि तकरीबन तुम्हें 4 साल लगेंगे तो परमानेंट रेजिडेंट होने में, तो उसके बाद तुम अपना केस वहाँ पे सबमिट कर सकते हो और फिर तुम लोगों को एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अच्छा, जॉब्स लेने का उधर तरीका क्या है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जॉब्स लेना जो है वो इजी नहीं है स्टूडेंट के लिए। 6 महीने जिस तरह मैंने बताया कि 6 महीने तुम लोगों को तुम धक्के खाने पड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि मैं उस अल्लाह करे कि तुम्हें वहाँ जल्दी मिल जाए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अपने जहन में 6 महीने रखना। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखो वेबसाइट वगैरह इस पे जाओगे तो उधर हज़ारों की तादाद में जो है ना ऑलरेडी CVs पहुँच रही होती हैं और जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं जो उधर कैनेडियन नेशनल्स हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स वाले जो हैं या वर्क परमिट पे जो आए हुए हैं उन लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, स्टूडेंट को उतना नहीं देती। तो सबसे बेनिफिशियल तुम्हारे पास ये होगा कि 1 से 1.5 घंटा तुम एटलीस्ट डाउनटाउन में निकालो, जाओ। उधर जाके डाउनटाउन में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपको पोस्टर लिखा हुआ होगा कि नीड हेल्प या हेल्प नीडेड के हिसाब से। तो अगर वो कोई इस तरह का है वहाँ पे तुम्हें पोस्टर कहीं भी नज़र आए तो वहाँ पे फ़ौरन जाके उनसे पूछ लो कि यस इफ़ यू व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू वांट, आई एम अवेलेबल फॉर दैट।
एक चीज़ ये हो गई। अब आ जाओ तुम कि दूसरा तुमने जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है किसी भी जॉब हंटिंग के लिए, वो होता है नेटवर्किंग। ये वो वाली नेटवर्किंग नहीं है कि तुम लोगों ने जो है वो इंटरनेट पे नेटवर्किंग करनी है या केबलें बिछानी है। ये वो वाली नेटवर्किंग की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ड ऑफ माउथ की। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर 10 लोगों से रोज़ मिल रहे हो तो 10 लोगों को ये भी चीज़ बताओगे, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम करंटली ऑन स्टूडेंट स्टेटस, and if you know any part time job, just let me know, I am available for that। तो ये चीज़ जो है वो तुम लोग कर सकते हो। और नेटवर्किंग से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कोई है नहीं। और दूसरा ये कि जो नेटवर्किंग है वो तुम अपने जो मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, उनको भी तुम लोग इस तरह की बात कर सकते हो, क्योंकि उनमें से हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा दोस्त वगैरह तुम्हारा जो है वहाँ कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहा हो और वहाँ पे रिक्वायरमेंट आए तो वो तुम्हें रेकमेंड कर दे, बशर्ते कि तुम्हारी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो। तो ये जो है वो अपने जहन में रखना कि नेटवर्किंग किस तरीके से की जाती है। थोड़ा सा ये गूगल भी कर लो कि नेटवर्किंग होती कैसे है। और बाकी हेड हंटर्स को जो है वो तुम कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ के, उनके पास भी जो है रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं जो क्या कहते हैं स्किल्ड बेस्ड जॉब्स होती हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि यार देखो, अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, ठीक है, तो उससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। स्किल इस तरह की, जैसे अगर लेट से तुम लोगों को कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है, ऊबर में तुम ड्राइविंग वगैरह भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी टेक्निकल स्किल अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे एज अ पार्ट टाइम या फ्रीलांसर जॉब के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। वो जब तक तुम लोगों को वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, तुम लोग जो है वो इस तरह की जॉब्स को जो है वो कर सकते हो और जो काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। उसकी वजह ये है कि जितना पैसा स्किल जॉब में है उतना शायद किसी और जगह है नहीं। तो यहाँ पे जो है ना वो तुम लोग बड़े बिग अमाउंट से, तो बेहतर ये है कि अगर तुम लोग अनकरीब नहीं आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम है, तो किसी ना किसी स्किल को यूज़ करो, सीखो, और कोई इंस्टीट्यूट में तुम कोई टेक्निकल कोर्स भी कर लो तो वो बड़ा जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो स्किल ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ पे कदर ही स्किल्ड वर्कर्स की है। वहाँ पे जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं स्किल्ड वर्कर्स को। तुम्हारी परमानेंट रेजिडेंसी में भी जो है ना वो काफ़ी इजी आगे जाके जो है ना वो चीज़ें हेल्प आउट हो सकती हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा चीज़ें कि जी वेदर का मैंने बता दिया कि जी वेदर जो है वहाँ का बड़ा ख़तरनाक है, और तो वेदर को स्टडी कर लेना। और तीसरा जो आ जाता है वो इकॉनमी आ जाती है कनाडा की। तो देखो कनाडा जो है वो ज़्यादातर जो है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। सर्विस बेस्ड पे जो है तकरीबन 2/3 ऑफ द इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन सर्विस इंडस्ट्री। तो जिस तरह मैंने तुम लोगों को अभी मशवरा दिया कि कोई स्किल अगर तुम लोगों के पास हैं, और अगर हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सर्विस पे जो है वो कनाडा इस वक्त जो है वो पूरा बेस कर रहा है। तुम सर्विस दोगे, सही है, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, और तुम्हारी जो है वो जॉब में भी जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उधर कनाडा को लोग इस तरह के चाहिए। इसके अलावा जो है वो इकॉनमी जो बेस करती है वो करती है रियल इस्टेट में और मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कनाडा में जो है ना जो इकॉनमी में ग्रो करते हैं उसकी। तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करें हम, तो कनाडा जो है वो लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर है एनर्जी का, और कंज्यूमर भी। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में एनर्जी जो है वो कनाडा प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में जो है वो कनाडा 4th लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर है। और इसके अलावा अगर मैं जो है वो क्रूड ऑयल की बात करूं तो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और यूरेनियम वगैरह में भी जो है ना वो कनाडा इस 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो ये इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं वो अल्बर्टा प्रोविंस में निकलते हैं। इसके अलावा जो सस्कैचुअन प्रोविंस है वो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है,
और इसी वजह से कनाडा का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है एग्री फूड प्रोडक्ट्स का। तो गाइज़ ये था एक तुम लोगों को वहाँ का मैंने आइडिया दे दिया कि कौन कौन सी जो है वो इकोनॉमी में रहते हुए तुम लोग अपनी अपनी स्टडीज़ को पूरे कर सकते हो कि वहाँ पे किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है। तो ये चीज़ है। और रियल इस्टेट में तुम लोग अगर जाना चाह रहे हो तो रियल इस्टेट में भी घुस सकते हो, क्योंकि उसमें भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और इट एक्चुअली डिपेंड्स कि क्या तुम लोग करना क्या चाह रहे हो रियल इस्टेट में। अगर तुम कंस्ट्रक्शन साइड में घुस रहे हो तो कंस्ट्रक्शन साइड में इंजीनियर्स वगैरह और इन लोगों की बहुत डिमांड है कंस्ट्रक्शन में। तो चाहे वो स्किल्ड लेबर ही क्यों ना हो, रिफाइनरीज वगैरह हैं, अगर तुम लोग रिफाइनरीज में इंजीनियर वगैरह हो तो और तुम्हारा इंटरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ है तो रिफाइनरीज में तुम अपने रेज्यूमेस भेज सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़्यादातर जो है वो अल्बर्टा साइड पे रहना ज़रूरी है। अल्बर्टा में जो है रिफाइनरीज ज़्यादा हैं, क्योंकि वहीं से जो है वो जो ऑयल वगैरह है और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादातर वहीं पे हैं। तो अल्बर्टा में तुम्हारी लोकेशन जो है वो ज़्यादा सूट करेगी तुम लोगों को जो कि इस तरफ इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। डॉक्टर्स की उधर बेताशा डिमांड है, लेकिन डॉक्टर्स भी जो है ना वो ज़ाहिर बात है कोई अपने साथ डिग्री लेके आएगा तो उसको बिल्कुल काउंट नहीं होगी। तो आप जो हैं वो वहीं पे एजुकेशन जो है वो डॉक्टर्स, नर्स या हेल्थ केयर में जो भी तुम लोग करना चाह रहे हो तो वहीं पे तुम लोगों ने कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो गाइज़ ये था आज का जो है वो टॉपिक। आई एम श्योर तुम लोगों को पसंद आया होगा। जाने से पहले जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाने से। और अगर ये वीडियो पसंद आया है या तुम लोगों के जो है कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे जो है कमेंट ज़रूर करना। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को मैक्सिमम जितना जल्द हो सके जवाब दूँ। और जो आगे की चीज़ें हैं वो अपना बड़ा ही स्मार्टली जो है वो वर्क करके आना, होमवर्क कंप्लीट करना, माँ बाप का जो है वो पैसा ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कमाते हैं वो लोग, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो ये जो है वो अपने जहन में रखना। तो गाइस फिर इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगर नेक्स्ट वीक। और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।